Students, you're welcome once again. We will continue your topic Cold War and Cold War's different stages. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस जो थी वो हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है उसको हम शुरू करने वाले हैं. ध्यान से देखें आप, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है फिफ्थ, वह शीत युद्ध के समाप्ति के साथ साथ साम्यवाद की समाप्ति पर भी से भी जुड़ी हुई है. ठीक है, देखें आप, पहले तो हम बात कर लें जो हम बात कर रहे हैं कि दिदांत काल के बाद नव शीत युद्ध प्रारंभ हो रहा है. और उस नव शीत युद्ध को प्रारंभ करने के लिए जो कारण हैं उन कारणों का हम अध्ययन करेंगे आज. और उन कारणों के फलस्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन प्रभावों को भी देखेंगे, क्योंकि उन प्रभावों ने या उन कार्यों ने आगे जाकर नव दिदांत या शीत युद्ध की समाप्ति का आधार निर्धारित करने का काम किया था. ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो हमारा चौथा चरण है, फोर्थ जो हमारी स्टेज है, इसे हमने नाम दिया है नव शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वॉर. ठीक है, अब देखिए इससे हमारा जो तात्पर्य है, इससे हमारा अर्थ है कि कुछ ऐसी घटनाएं जिन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तनाव में जो शिथिलता आई हुई थी 1963 से लेकर 80 के दौरान, जो शीत युद्ध में या शीत युद्ध के तनाव में जो शिथिलता आई हुई थी, उस शिथिलता को कम कर दिया, या हम कह दें कि उस शिथिलता को हटाकर पुनः तनाव को स्थापित कर दिया, पुनः तनाव की स्थापना कर दी वहाँ. ठीक है, इस तनाव की स्थापना को, या एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तनाव क्रिएट हो रहा है तो उस तनाव की पोजीशन को ही नव शीत युद्ध का नाम दिया गया. ठीक है, इसकी हम चर्चा और करें तो एक बुक लिखी गई थी पावर एंड पॉलिटिक्स, जो अमेरिका के जो मुख्य सलाहकार थे, सामरिक सलाहकार जो थे, उन्होंने इस बुक में कहा कि इथोपिया में जो घटना हुई है 1978 में, इथोपिया में घटित घटना को नव शीत युद्ध की शुरुआत माना जा सकता है, या वहाँ से भी शीत युद्ध का प्रारंभ हो रहा है, ऐसा भी ये माना जा रहा है. ठीक है, तो इसके द्वारा हमें पता लगता है कि, लेकिन हम आगे देखेंगे कि 1979 में जब अफगानिस्तान में, अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रवेश जब होता है, या सोवियत संघ का प्रवेश मुख्य कारण माना गया नव शीत युद्ध की स्थापना को लेकर. ठीक है, तो हम इनकी बात करें कि ये जो पावर एंड पॉलिटिक्स नाम की जो बुक थी, इस बुक में बताया गया कि किस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वर्जेनिन्स, उस वर्जेन्स्किन ने यूएसए के मुख्य सामरिक सलाहकार है. ठीक है, इस मुख्य सलाहकार ने पावर एंड पॉलिटिक्स जो बुक है, ये मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बुक किसी और राइटर की, लेकिन इनकी बुक थी पावर एंड प्रिंसिपल्स, जो मैं पॉलिटिक्स के साथ लिख दिया. पावर एंड प्रिंसिपल्स नाम की बुक है वर्जेंस्की की, जो कि मुख्य सामरिक सलाहकार हैं यूएसए के.
पावर एंड प्रिंसिपल। तो ये जो बुक है इसमें सबसे पहले जिक्र किया गया था नव शीत युद्ध का, और नव शीत युद्ध की घटना बताई गई। लेकिन हम देखें तो मुख्य घटना ये है जिसने अफगानिस्तान में सोवियत संघ का जब प्रवेश होता है। तो इसके कारण इन दो घटनाओं को मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दो घटनाओं के कारण भारत में और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध पुनः प्रारंभ हो रहा है। इसको देखा जाए दूसरे दृष्टिकोण से तो यानी अमेरिका और रूस के आपसी संबंधों में अत्यधिक तनाव आ रहा है, या जो वो शिथिलता जो लगभग 20 वर्षों तक या 2 शताब्दियों तक रही, वो शिथिलता धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में भी परिवर्तन आ रहा है, या जो पुराने जो राष्ट्र हैं या जो अलग अलग जो राष्ट्रों की दृष्टिकोण है या उनकी जो भूमिका है उसमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन के कारण ही इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यूएसएसआर की स्थापना हुई, बहुत डेवलपमेंट किया यूएसएसआर ने, फिर उसके बाद 1945 से लेकर 1991 के बीच में शीत युद्ध में उसने पार्टिसिपेट किया। 91 के बाद साम्यवादी गुट का विघटन हो गया। साम्यवादी गुट का विघटन होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी रूस की। अब वापस एक बार रूस ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, सामरिक स्थिति को सुधारा। आज वापस रूस विश्व के मुख्य महाशक्ति राष्ट्रों में से एक राष्ट्र पुनः बन चुका है। आज उसकी आर्थिक स्थिति 1991 वाले रूस की स्थिति की जैसी नहीं है। यानी ये जो निरंतर बदलने वाली जो भूमिका है महाशक्ति राष्ट्रों की या अन्य जो राष्ट्र हैं उनकी, इस निरंतर बदलती भूमिका के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव में कमी आती है, या तनाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ये तनाव बहुत उच्च स्तर पर चला जाता है, या तनाव कभी निम्न स्तर पर भी आ जाता है। तो ऐसा होने के लिए जो ये घटनाएं जो उत्तरदायी हैं इन राष्ट्रों के मध्य तनाव को बढ़ाने के लिए, हम उन घटनाओं को देखेंगे और उनके आधार पर ही हम आगे की भूमिका का निर्धारण करेंगे, जो कि नव दिदांत आएगा या शीत युद्ध का अंत आएगा, या जो साम्यवाद के विघटन के लिए जो परिस्थितियां जन्म लेंगी उन परिस्थितियों का भी पता इन आधारों पर लगेगा। तो आगे देखिए, आगे हम देख रहे हैं कि पहला कारण हम देखें, ये जानकारी जो मुख्य जानकारी वो ध्यान रखें, बुक का नाम है पावर एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसकी अवधि देखिए आप। अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि फिक्स, इसकी जो अवधि रही थी वह रही 1980 से लेकर और 86-87 तक। ठीक है, इस समय अमेरिका का रोनाल्ड रीगन के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। रोनाल्ड रीगन के द्वारा। ठीक है, अब हम पहले तो इसका पहला जो कारण है ठीक है, इसमें सबसे पहला कारण ही यही है कि रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति, रोनाल्ड रीगन की नीति, जो इस नीति जो पहला हमारा कारण है उस नीति का सबसे प्रमुख बात यह है कि इन्होंने अमेरिका को पुनः महाशक्ति बनाने को विचार को हवा दी। पुनः महाशक्ति बनेगा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही कि युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, यानी युद्ध के अलावा भी हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा दिदांत का अंतिम विकल्प युद्ध नहीं है। दिदांत और युद्ध मतलब कहने का तात्पर्य नहीं है कि या तो दिदांत ही रहेगा या युद्ध ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी युद्ध भी हो सकता, युद्ध और दिदांत इन दोनों के अलावा भी कई अन्य विकल्प हैं जिन पर काम किया जा सकता है।
यानी अमेरिका को अगर विश्व शक्ति बनाना है तो या तो हम दिदांत में ही काम करेंगे या हम युद्ध ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अन्य कई और तरीके भी हैं जिनसे अमेरिका को पुनः महाशक्ति बनाने की जो इच्छा है रोनाल्ड रीगन की, या एक ध्रुवीय विश्व में जो निर्धारण करना है विश्व व्यवस्था का, अमेरिका उसका लीडर बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन प्रयासों में युद्ध अंतिम विकल्प न होकर अन्य विकल्प भी उपस्थित हैं। अंतिम विकल्प नहीं है, विकल्प और भी हैं। तो ये दो मुख्य बातें थी जिनके आधार पर हमने कहा कि रोनाल्ड रीगन ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। कहने का मतलब है कि अमेरिका फिर वापस ऐसे कार्य करेगा जिनसे वह विश्व में अपने आप को स्थापित कर पाए, और इस स्थापित करने की प्रक्रिया को ही हमने नव शीत युद्ध का नाम दिया है, क्योंकि इनकी खुद की आस्था नहीं है। यानी क्या नाम है रोनाल्ड रीगन की, वह खुद भी दिदांत पर बल नहीं दे रहे, या उन्होंने दिदांत को सेकंड ऑप्शन पर या द्वितीय वरीयता पर रख दिया है, द्वितीय वरीयता पर रख दिया है। यानी उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है दिदांत, यानी वो ज़्यादा फोकस दिदांत पर नहीं करना चाहते। इसी वजह से उनकी नीतियों में परिवर्तन के कारण रशिया को या यूएसएसआर को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। यानी एक बार फिर से दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और इस तनाव की स्थिति को ही नाम दिया गया नव शीत युद्ध। अब हम देखें जो दूसरा कारण था, दूसरा कारण है सोवियत संघ का दृष्टिकोण, सोवियत संघ का दृष्टिकोण दिदांत के प्रति। सोवियत संघ भी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिस प्रकार अगर अमेरिका अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करेगा, ठीक उसी प्रकार रशिया या यूएसएसआर ने भी अपने विचारों में परिवर्तन लाना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि यूएसएसआर का दृष्टिकोण कैसा रहा, तो कई बार ऐसा लगता है कि यूएसएसआर अनुत्तरदायी है या गैर जिम्मेदार रवैया रहा है, गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया है यूएसएसआर के द्वारा। अब आप देख सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि वह कभी भी किसी विचारधारा के तहत तो काम करता ही करता है, लेकिन किसी जिम्मेदारी को लेने से वो पीछे हट जाता है। जिस तरह अमेरिका खुलकर किसी का सपोर्ट करता है या खुलकर किसी बात का विरोध करता है, कई बार रशिया ऐसा करने से या यूएसएसआर ऐसा करने से असफल हो जाता है। दूसरा देखो, बार बार उसने वीटो पावर का प्रयोग किया, तो वीटो पावर का जो प्रयोग है वो शुरू से ही करता आ रहा है, यहाँ भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये जो उसकी मानसिकता है या उसका जो नज़रिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर या दिदांत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर, वह स्पष्ट नहीं है, या उसने रुचि दिखाने का कभी प्रयास नहीं किया। वह नहीं चाहता कि वह उसके विचारधारा से, उसकी नीतियों से लगता नहीं है कि वह दिदांत का समर्थक है या दिदांत का विरोधी है। तो इसकी जो इस तरह का जो रवैया है अमेरिका के साथ संघर्ष करने का या गैर जिम्मेदार जो उसने घटनाएं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी जैसे हम अफगानिस्तान में प्रवेश की भी बात करेंगे, तो ऐसी जो रवैये हैं या ऐसा जो दृष्टिकोण है या ये जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय उसको बिगाड़ने में योगदान दिया उसने, और इस बिगाड़ने की अवस्था के कारण ही ये जो शांतिपूर्ण अवस्था थी या जो दिदांत का जो काल था, वह दिदांत का काल समाप्त हो गया। ठीक है, आप देखें इस दिदांत को खत्म करने में सोवियत संघ का दृष्टिकोण भी अत्यधिक जिम्मेदार रहा है। ये हमारा दूसरा कारण था। अगला कारण देखिए, जो तीसरा कारण है, जो हमारा तीसरा कारण है वो है चीन के प्रति दृष्टिकोण।
आप देखेंगे कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात पर कि चीन एक सामरिक और आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, और चीन विकसित हो रहा है तो अमेरिका और चीन के संबंध 1970 से ही बेहतर होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। अभी अच्छे होते जा रहे हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा यूएसएसआर और चाइना के संबंधों पर। अमेरिका और यूएसएसआर के जब संबंधों की धुरी, अगर इन तीनों राष्ट्रों की धुरी देखें तो चाइना थोड़ा सा पहले इससे प्रभावित रहा, वर्तमान में चाइना अमेरिका से प्रभावित होता जा रहा है। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव ने भी इन दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों को परिवर्तित करने का काम किया या उसमें तनाव को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। इसके बदले चीन को जो कुछ भी मिल रहा है वह कई जगह यूएसएसआर का समर्थन करता है किसी वीटो के अंतर्गत, और किसी वीटो के अंतर्गत यह अमेरिका का समर्थन करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीन के प्रति जो दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है दोनों राष्ट्रों का, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन की पोजीशन मजबूत होती जा रही है, तो चीन भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका का समर्थन कर रहा है। और इस अमेरिका के समर्थन को करने के कारण आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर और अमेरिका के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस नकारात्मक प्रभाव को ही हमने नव शीत युद्ध का नाम दे रखा है। तो आगे देखें, आप चौथा देखें, अगला जो हमारा बिंदु है कुछ राष्ट्र हैं जैसे निकारागुआ, एल सल्वाडोर, सेल सल्वाडोर, ठीक है, ये जो दो राष्ट्र हैं यहाँ पर अमेरिका के द्वारा अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया या प्रभुत्व बनाया गया। किस आधार पर? सैनिक ताकत के दम पर। सैनिक ताकत के दम पर अमेरिका ने यहाँ पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अच्छी बात नहीं थी, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर हम देखें कि ये चुनौती देने का काम, तो इसका विरोध किया जा रहा है साम्यवादी रूस के द्वारा, या हम कहते हैं यूएसएसआर के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो साम्यवादी रूस ने इसका विरोध किया, और इस विरोध ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को जन्म देने का काम किया। तो आप देख सकते हैं कि वापस एक बार हम देखें कि इन दोनों राष्ट्रों के संबंध वापस खराब होते जा रहे हैं। ये दोनों राष्ट्र या ये दोनों जो विचारधाराओं के जो मुखिया हैं या समर्थक हैं, झंडा बरदार हैं, ये जो इन दोनों राष्ट्रों को लेकर झंडा रोहण करते रहते हैं कि हम साम्यवाद इतना अच्छा है, और वो कहते हैं पूंजीवाद बहुत अच्छा है। तो जब इन दोनों राष्ट्रों के संबंध अच्छे रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिदांत काल रहा या तनाव में शिथिलता आ रही है। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के आपसी संबंधों में कमी आ रही है, या इन दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों में तनाव आ रहा है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव का काम हो रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक इन दोनों राष्ट्रों में से एक राष्ट्र पराभव नहीं हो जाता, या दोनों राष्ट्र शत्रुता की भावना को नहीं छोड़ देते, तब तक स्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिदांत या शांति की अवस्था नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर ये आ जाएगी तो इसका आप समझे कि इसका मतलब दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव खत्म हो चुका है। आज वो तनाव नहीं है इतना चरम स्तर पर, या लेकिन क्योंकि साम्यवादी गुट का विघटन हो चुका है। तो आगे देखें, हम हमारा जो अगला बिंदु है सल्वाडोर पर नियंत्रण, पॉइंट लिख लें आप। एक ग्रेनाडा भी था, वो भी याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेनाडा। ठीक है, ये कारण था। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। अमेरिका के द्वारा यूएसएसआर को
कमजोर करने के प्रयास, कमजोर करने के प्रयास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि क्या हो रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके दौरान भी, उसके कारणों में भी ये था कि साम्यवादी गुट, या शीत युद्ध के प्रारंभ होने में भी एक कारण था कि साम्यवादी गुट अमेरिकी गुट की आलोचना करता था और अमेरिकी गुट साम्यवादी गुट की आलोचना करता था, यानी दोनों गुट एक दूसरे गुटों की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रयास इस दौरान भी किए गए 1980 से लेकर 86-87 के दौरान। इनमें से पहला प्रयास तो था, आप देखें कि हमने बात की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है अमेरिका, जापान से संधि करके 1951 में। ऐसे ही उसने हिंद महासागर में भी अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए। हिंद महासागर में अपने सैनिक अड्डे, डिएगो गार्सिया, जिसको आपने भी नाम सुना होगा, डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया एक सैनिक हवाई अड्डा है अमेरिका का हिंद महासागर में। ये प्रश्न आप ध्यान रखें, पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है ये कहाँ है। तो इस सैनिक अड्डे के निर्माण ने भी यूएसएसआर को कमजोर करने का प्रयास किया। आप समझ सकते हैं कि यूएसएसआर को भी अब किसी अन्य जगह पर या उसको भी एक सैनिक अड्डा ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा एक नई दूरी बनी, इस्लामाबाद, बीजिंग, टोक्यो। इस एक नए गठबंधन ने या नए सहयोगी गठबंधन का निर्माण हो रहा है, जैसा कि हमने बताया, अभी आगे और चर्चा करेंगे। इस गठबंधन के निर्माण ने भी यूएसएसआर के एंटी अगेंस्ट काम किया और इस विरोध स्वरूप जो कार्य किए जा रहे हैं, इन कार्यों के कारण भी दोनों राष्ट्रों के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है। पाकिस्तान को अगर हम अलग से और बात कर लें, पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी जा रही है, यानी यहाँ तो इन चारों राष्ट्रों को मिलाकर आपस की जो नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, ये बनाने का काम कर रहा है। पर्सनली भी पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहे हैं, फाइटर प्लेन्स दिए जा रहे हैं, राष्ट्र का डेवलपमेंट किया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, ऋण दिए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय, अभी मैं बता देता हूँ आपको, सैनिक सहायता तो दी जा रही है, आर्थिक सहायता तो दी जा रही है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है। और इस समर्थन के कारण ही आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ है। और इस तनाव ने ही ये दिक्कतें पैदा की कि भारत किसी गुट पे शामिल न होते हुए भी उसका झुकाव, या भारत की जो विदेश नीति है या भारत की जो पॉलिसियाँ बनती हैं, वो पॉलिसीज़ अब रूस के प्रभाव से वंचित नहीं रह पा रही है। यानी उनका स्पष्ट प्रभाव भारत की विदेश नीति में, भारत की जो प्रशासनिक नीतियां हैं, पंचवर्षीय योजना हो या किसी अन्य प्रकार की योजना, उन पर उसका प्रभाव इनडायरेक्टली आ रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते हम रूस के प्रभाव में, या यहाँ पर पाकिस्तान का विरोध में भारत को तैयार किया है रूस ने, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को तो स्पष्ट तौर पर इनके साथ शामिल है। पाकिस्तान को सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन दिया जा रहा है पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा। तो इसके कारण भी ये है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव का कारण बनेगा। साल्ट सेकंड को पोस्टपोन कर दिया गया, जो साल्ट सेकंड थी उसे क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है, यानी लागू नहीं किया गया, स्थगित कर दिया गया, जो कि हथियारों को नियंत्रित करने या हथियारों को उत्पादन से संबंधित क्रांति थी और संधि थी, और उस संधि को लागू करने से इनकार कर दिया गया। तो ये जो स्थगन है, इसने भी दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव को बढ़ाया या फिर यूएसएसआर के प्रभुत्व को कम करने का काम किया गया है। आगे देखें आप
1980 में जो 1980 में, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1980 में जो ओलंपिक हुए, मास्को ओलंपिक का बहिष्कार किया गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है, यानी 1980 में जो ओलंपिक हो रहे हैं उनमें अमेरिकी ग्रुप में या अमेरिकी जो समर्थक राष्ट्र हैं उन्होंने भाग लेने से मना कर रहे हैं, यानी मुख्यतः अमेरिका ने इनमें भाग नहीं लिया। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश जा रहा है कि अमेरिका और यूएसएसआर के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, और इन संबंधों में तनाव को बढ़ाने के कारण ही, या ये संबंधों में जो तनाव बढ़ रहा है इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। और इस खतरे उत्पन्न होने की अवस्था को ही हमने किसका नाम दे दिया, नव शीत युद्ध। आगे एक और देखिए आप, अमेरिका ने केन्या और सोमालिया में, केन्या या कीनिया, ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कीनिया या सोमालिया को सहायता देना प्रारंभ किया, सहायता दी अमेरिका के द्वारा, और इस अमेरिकी सहायता के कारण भी दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है। एक और देखें आप, हम दोनों महासागरों में प्रयास कर रहे हैं, अमेरिका और रूस भी। अब आगे रूस प्रयास करेगा, रूस कैसे इस चुनौती का सामना करता है आगे देखें आप। तो ये इतने से कारण हैं जो आपको बता सकते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका एक बार फिर जगह जगह अपना प्रभाव बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर बात करें तो ये सारे राष्ट्र, या हम देखें कि अमेरिका और जो यूएसएसआर है उसके मध्य जो संघर्ष हो रहा है या जो उनके लिए मैदान का काम कर रहा है वो कर रहा है एशिया। ठीक है, तो एशिया अपने पहले यूरोप था, अब एशिया हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर वहाँ से जो शांति स्थापित हुई थी यूरोप में, वह शांति तो वहाँ तो हो गई, लेकिन उसके दुष्प्रभाव या उसकी प्रतिक्रिया में एशिया में अशांति का जन्म हो रहा है। यानी अब एशिया शीत युद्ध का उत्पत्ति का क्षेत्र बन रहा है या अखाड़ा बन रहा है नव शीत युद्ध का, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखें आप, अगला जो हमारा है, अब यूएसएसआर के कार्यों की प्रतिक्रिया अमेरिका के अगेंस्ट की जाएगी, अमेरिका के विरुद्ध आएगा अब यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म, यूएसएसआर के द्वारा आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता रखी है, एक बार रिवाइज कर लें आप उसको। यूएसएसआर के द्वारा अमेरिका को चुनौती या उसके प्रभुत्व को चुनौती। जैसे मैंने बताया क्यूबा में पहला मोहरा, क्यूबा में सोवियत सैनिक उपस्थित हो गए, वहाँ सेना की तैनाती कर रहा है यूएसएसआर। तो ये जो सोवियत सैनिक है ये अमेरिका के लिए चुनौती का काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अंगोला में भी साम्यवादी प्रभाव दिखाई दे रहा था, अंगोला भी साम्यवाद के प्रभाव में आया। तो ये भी अमेरिका को चुनौती मिल रही है, यानी हम देश बाय देश, यानी साम्यवादी राष्ट्र जो हैं वो अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा प्रसार हो रहा है या ज़्यादा राष्ट्र साम्यवाद के प्रभाव में आ रहे हैं, या हम कहते हैं यूएसएसआर के प्रभाव में आ रहे हैं। मैंने शुरुआत की थी इथोपिया से पहली बार, तो इथोपिया में भी साम्यवाद का प्रवेश। ठीक है, यानी एक एक राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टाइम चल रहा है 1978 से लेकर 1987, यानी फिक्स क्राइटेरिया नहीं, जैसे आप किसी फिक्स तराजू के आधार पर नहीं होगा कि हाँ 80 हो गई तो अब वो शुरू हो जाएगा। घटनाएं हम डिवाइड करें, घटनाओं के आधार पर हम देख रहे हैं कि तनाव कैसा है, कैसा वो तनाव आगे क्रिएट हो रहा है। आगे चले, एक और राष्ट्र है, देखो उसका नाम तो
ये जो है राष्ट्र के नाम की बात करने से पहले मैं बता दूं कि जो पूर्वी यूरोप था वहां मध्यम दूरी की मिसाइलों की स्थापना की गई। ठीक है, मध्यम दूरी की मिसाइलों को स्थापित किया गया। अब पूर्वी यूरोप पर किसका प्रभाव है? यूएसएसआर का या रूस का। ठीक है, अब इसके प्रभाव में है तो यानी इसका मतलब है किसके विरोध में हो गया? अमेरिका के विरोध में। और ये अमेरिका के विरोध में है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के विरोध में होने के कारण यहाँ पर चाहे इन मिसाइलों का कभी प्रयोग हो या नहीं हो, लेकिन मिसाइलों की तैनाती अपने आप में तनाव को बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। इसके अलावा ये रूस भी चाहता है कि मैं हिंद महासागर में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए ये भी अपने सैनिक युद्धपोतों को या सैनिक अड्डों का निर्माण करना चाहेगा। आप समझ सकते हैं कि अभी जो हमारा मुख्य कारण आएगा, जो तात्कालिक कारण कह सकते हैं हम अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान निकट पड़ता है रूस के माध्यम से, हिंद महासागर के निकट पड़ता है अफगानिस्तान बजाय रूस के। तो और वह है अपने युद्धपोतों के माध्यम से भी गश्त करता रहता है। तो यानी वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है और उसके लिए प्रयास कर रहा है। और ये जो प्रयास है इनडायरेक्टली किसको चुनौती दी जा रही है? ये सारे काम करके अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा रहा है। यानी ये संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार अमेरिका अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, उसी प्रकार यूएसएसआर भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तत्पर है। वह कहीं भी किसी भी माध्यम से कमजोर नहीं है, कम नहीं पड़ेगा। तो ये जो भावनाएं हैं कंपटीशन की, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की, या एक दूसरे के ग्रुप को कमजोर करने की, उस भावना को ही हमने एक बार फिर नव शीत युद्ध का नाम दिया है, जिसने कि दिदान की भावना को खत्म करने का काम किया। आगे देखें आप, अभी जैसे अफ्रीका में भी यूएसएसआर ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, जैसे वहाँ कीनिया और सोमालिया हैं, वैसे ही हम अफ्रीका में भी यूएसएसआर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अफ्रीका में यूएसएसआर का बढ़ता प्रभाव, तो ये जो प्रभाव है, इस बढ़ते प्रभाव ने भी, यानी एक एक महाद्वीप को ध्यान में रखते हुए दोनों ग्रुप या दोनों जो दल हैं, गुट हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ जो अभी निक्सन के द्वारा भी कार्य किया गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने नेक्स्ट, उन्होंने स्टार परियोजना या कार्य योजना को प्रारंभ किया। यानी अब युद्ध अंतरिक्ष से लड़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया। इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि जो अमेरिका की जो नीतियाँ हैं, जो उनके नेतृत्व परिवर्तन के साथ जो नीतियों में परिवर्तन होता है, उस नीति परिवर्तन ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएसएसआर को दुष्प्रेरित करने का काम किया। प्रेरित तो नहीं कहेंगे, हालांकि प्रेरित अच्छे कार्यों के लिए होता है। ठीक है, तो इन्होंने बुरे कार्य, गलत कार्यों के लिए दुष्प्रेरित किया या उसको दुष्प्रेरणा दी, तो उससे भी दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव आ रहा है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के और रूस के संबंधों को लेकर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, उस तनाव का नाम ही शीत युद्ध रखा गया। आगे देखें अब, जो अगला नेक्स्ट कारण है, ये छोटे मोटे कारण हैं। नाम की असफलता, यानी नाम जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट का विकल्प के तौर पर, ये जो विकल्प के तौर पर उत्पन्न हुआ था या विकल्प था किसका? दोनों गुटों का। दोनों गुटों का जो विकल्प था, ये विकल्प पूर्ण रूप से गुट निरपेक्ष नहीं रह पाया, या समय समय पर अमेरिका या रूस के द्वारा इस गुट के जो राष्ट्र हैं उनकी मदद की गई और वो मदद स्वीकार भी की गई। तो स्पष्ट तौर पर कई लोगों ने कहा कि नाम एक मजाक है, या नाम किसी तरह की कोई विचारधारा नहीं है, या नाम एक तरह की ब्लैक मेकिंग करने की
संस्था के रूप में, यानी कई तरह से इसकी आलोचनाएं की गई। ये जो असफलताएं थी, यानी पूर्ण रूप से ये इतना सक्षम नहीं था कि यह अपने बलबूते पर या बिल्कुल निष्पक्ष रहकर कार्य कर सके। तो इसकी असफलता ने भी उस तनाव को बढ़ाने का काम किया जिसे हमने नव शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो जानने की बात है, तो असफलता किसकी? नाम की। नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, और गुट निरपेक्ष का मतलब दोनों गुटों को आप बराबर संतुलित नहीं कर पाए। यानी नाम की जो पहला चरण था उसमें वो किसी तरह का कोई झुकाव प्रदर्शित नहीं हो रहा था, लेकिन यानी 1963 से लेकर 1980 के दौरान नाम राष्ट्रों की कई बार दोनों महाशक्तियों को सहायता प्राप्त हुई। इससे यह संदेश गया कि यह जो गुट है यह पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं है, यानी अंत में आपको किसी न किसी गुट में या किसी न किसी महाशक्ति की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और जब आप किसी गुट की सहायता ले लेंगे, ठीक है, तो आप उसकी सदस्यता भी ले लेंगे या फिर आप उसके प्रभाव में आ जाएंगे। यानी इनडायरेक्टली इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप किसी न किसी गुट में शामिल हो जाएं। इसके अलावा जो अगला छोटा बिंदु है वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण की भावना का लोप। निशस्त्रीकरण की भावना का लोप होना। ठीक है, अब हम बात करें कि निशस्त्रीकरण की जो डिमांड रखी गई थी, यानी जो एक समय था 1963 से 1980 के दौरान, यानी तब ऐसी कोई बड़ी सैनिक संधि या कार्यवाहियाँ नहीं हो रही हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का इतना विकास नहीं हो रहा है, या शस्त्र होड़ नहीं है। लेकिन इस दौरान शस्त्रों की होड़, शस्त्रों की होड़ बढ़ गई है। मैंने कहा नक्षत्र युद्ध यानी स्टार वार, नक्षत्र युद्ध जैसे विचार प्रारंभ हो रहे हैं या शुरू किए जा रहे हैं। यानी अंतरिक्ष युद्ध, अगर हम कहते हैं अंतरिक्ष से युद्ध, यानी अब धरती पर नहीं लड़ा जाएगा युद्ध, अंतरिक्ष से डायरेक्ट युद्ध का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे विचार आ रहे हैं, शस्त्रों की होड़ बढ़ गई है, सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रों को अपने प्रभाव में लाने के लिए। सैनिक शक्ति का प्रयोग पहले साम्यवाद के विरोध के लिए की जाती थी, अब उस व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सैनिक शक्ति से दबाव डाला है, जैसे कि मैंने बताया था ग्रेनाडा, निकारागुआ और सल्वाडोर, सल्वाडोर। तो आप देखें, इसके बाद हम देखें कि जो बात है, जो हम तात्कालिक कारण की बात करें, ये मुख्य कारण हो गए हैं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिदांत का लोप हुआ या दिदांत में कमी आई या फिर तनाव बढ़ने के वो कारण बना। ये इतने सारे कारण हैं। इसके अलावा अब अगर हम जिस कारण की बात कर रहे हैं वो है अफगानिस्तान में साम्यवादी सेनाओं या साम्यवाद का प्रवेश, एल सल्वाडोर और सेल सल्वाडोर। ठीक है, अफगानिस्तान संकट कह दो, ठीक है, दिसंबर 1979 यानी 1979, इस समय अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं या सोवियत संघ का प्रवेश हो जाता है। सोवियत संघ या सेनाओं का प्रवेश हुआ और इस प्रवेश ने अमेरिका को चुनौती दे दी और इस चुनौती के कारण दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। और ये जो तनाव है, इसकी जो चरम अवस्था है, इस चरम अवस्था को ही नव शीत युद्ध का नाम दिया गया। यानी ये घटना जो थी ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है,
इस नई घटना ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाने का काम किया और इस स्थिति के कारण ही एक बार फिर दिदांत की भावना समाप्त हो रही है। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं कि जैसा हमने जो विषय है हमारा उसमें नव दिदांत आएगा, यानी नव दिदांत की अवस्था, जिसको हम फोर्थ के बाद फिफ्थ अवस्था कह सकते हैं या फोर्थ स्टेज जो है। दिदांत या शीत युद्ध की समाप्ति। समाप्ति या में से एक और मैंने पहले बताया, ऐसे हम जोड़ेंगे साम्यवादी गुट का विघटन, साम्यवादी गुट का विघटन। ठीक है, ये तीनों लगभग सिमिलर से ही हैं क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब एक एक बिंदु को पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे उसका तो वो आपको दिख जाएगा, उससे कोरिलेटेड है आपस में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बिंदु और आता है आपका नव शीत युद्ध, और नव शीत युद्ध और शीत युद्ध में क्या अंतर था या बेसिक इसकी प्रकृति क्या थी, एक बार उसको देख ले। पहले एक छोटा सा प्रश्न ध्यान आया है तो आप उसको देख लें एक बार। नव, या मैं इसको खाली शुरू में लिख दूं शीत युद्ध, वह नव शीत युद्ध में अंतर पूछ लिया जाता है कई बार। अंतर या नव शीत युद्ध की प्रकृति, नव शीत युद्ध की प्रकृति। तो हम देख रहे हैं कि क्या अंतर है दोनों में, कैसे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से यह प्रकृति हमारा जो काम है, या हम दोनों में अगर अंतर करना चाहें कि बीच में दिदांत आप कैसे मान सकते हैं, अगर तनाव वापस क्रिएट हो रहा है, वहाँ भी तनाव था या वहाँ भी शीत युद्ध था और ये भी शीत युद्ध चल रहा है, तो बीच में जो परिस्थिति है उनको या पहले वाले शीत युद्ध को इस नए शीत युद्ध से आप कैसे अंतर करेंगे, कैसे रेफरेंस करेंगे उसको। तो सबसे पहली बात ये आ गई थी, जैसे मैंने पहले ही बताया, नव शीत युद्ध का जो केंद्र बिंदु है वह यूरोप न होकर एशिया हो गया। पहली बात, यूरोप न होकर एशिया हो गया, यानी एशिया अब इनकी शक्ति परीक्षण का केंद्र हो गया है, यानी एशिया दोनों गुटों का शक्ति परीक्षण स्थल हो गया, शक्ति परीक्षण केंद्र बन चुका है। ठीक है, और इसी कारण हम कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है वो पहले वाले युद्ध से अलग है। ठीक है, ठीक है, तो हम नवशीत युद्ध यूरोप में न होकर का या केंद्र बिंदु यूरोप न होकर एशिया हो चुका है, या दोनों गुटों की जो शक्ति परीक्षण का केंद्र वो एशिया बन चुका है। तो हम बात करें इनकी। दूसरा, नव शीत युद्ध पुराने शीत युद्ध से ज़्यादा भयंकर रहा, क्योंकि इसने राष्ट्रों को वहाँ पर सैनिक शक्ति या आर्थिक शक्ति प्राप्त करना या देने की बात होती है, यहाँ पर उसके राजनीतिक नेतृत्व को अपने नियंत्रण में करने की बात हो रही है। यानी यहाँ पर सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति एक साइड, हम चाह रहे हैं कि उस पर मानसिकता पर हमारा नियंत्रण हो जाए, या हमारे से मतलब इन महाशक्ति राष्ट्रों का नियंत्रण हो जाए। यानी वो दो स्टेज से आगे तीसरी स्टेज और जुड़ गई कि राजनीतिक व्यवस्थाएं भी या वहाँ का जो राजनीतिक ढांचा है वह भी इन महाशक्ति राष्ट्रों के नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाए, या फिर दायरा जो था
जल, भूमि, वायु से जाकर अंतरिक्ष में पहुंच गया। अंतरिक्ष तक यह युद्ध, यह तनाव पहुंच गया था, यह तनाव पहुंचा रीगन के कार्यकाल के दौरान। निक्सन अगर आपने को बताया है तो मैंने वो गलत हो गया है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा मैं। तो ये हम बात कर रहे हैं रीगन के, तो रीगन 88 तक रहे, तो अंतरिक्ष पहुंच गया। यानी ज़्यादा भयंकर, यानी हमारे को या मानवता को या अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो खतरा है वह खतरा एक बार फिर अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मतलब उन सीमाओं से। अब इसका मतलब नहीं कि वो सीमाएं समाप्त हो गई, यानी जल, वायु और भूमि पर किसी प्रकार के युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो गई, ऐसा नहीं कह रहे हम। ये उन तीनों स्टेज से आगे बढ़कर अंतरिक्ष से भी या अंतरिक्ष में भी हम अपने सैनिक अड्डे बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, हम का मतलब ये जो महाशक्तियाँ या जो गुट हैं वह अंतरिक्ष में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे हैं। तीसरी बात देखिए आप, नव शीत युद्ध में अब चीन शामिल हो गया है। नव शीत युद्ध में चीन का प्रवेश हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी हम जो बात करते आ रहे थे बहुध्रुवीय राजनीति, वह चीन के प्रवेश करने के कारण यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, यह दो ध्रुवीय व्यवस्था बहुध्रुवीय विश्व की तरफ अग्रसर हो रही है। लेकिन अभी चीन उस आक्रामक मूड में नहीं है, अभी वो अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, अपने आर्थिक और सैनिक हितों को ध्यान में रखते हुए फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। तो उसके बाद अभी वो अपने आप को, लेकिन हाँ कुछ हैसियत उसकी हो गई है, यानी वो शून्य से आगे बढ़ चुका है। जो पूर्व जो अवस्था रही है डिपेंडेंसी की, वह डिपेंडेंसी की जो अवस्था है वो समाप्त हो चुकी है। अब वो लीडरशिप करने के लिए तैयार हो रहा है या अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, आगे देखें। आगे है कि जो बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीमित परमाणु युद्ध का विचार भी नव शीत युद्ध के दौरान प्रभावी रूप से चर्चा में रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर परमाणु युद्ध की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं कहीं भी कि डायरेक्ट परमाणु युद्ध एक बार फिर हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय जगत द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन एक विचार आ रहा है कि सीमित परमाणु युद्ध या सीमित परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इससे भी नव शीत युद्ध की भयानकता या आक्रामकता या विनाश क्षमता का पता लगता है। आगे देखिए, सदस्य संख्या निरंतर बढ़ रही है। नव शीत युद्ध और शीत युद्ध के मध्य जो राष्ट्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन भी इस युद्ध नव शीत युद्ध को प्राचीन शीत युद्ध से अलग करता है। यानी इन दोनों में सर्वाधिक सदस्य संख्या नव शीत युद्ध में बढ़ी। दोनों गुटों ने अपनी सदस्य संख्या का या अपनी राजनीतिक या मानसिक क्षमताओं का परिचय देते हुए साम्यवाद और पूंजीवाद के प्रसार में योगदान दे रहा है ये नव शीत युद्ध। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई बड़े भारी प्रभाव नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्रभाव मिलकर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे प्रभाव हैं या छोटे छोटे प्रभाव तो नहीं, कारण है या जो विशेषताएं निकल के आ रही हैं, इनके आधार पर इसकी प्रकृति का पता लग रहा है कि नव शीत युद्ध प्राचीन शीत युद्ध की तुलना में भयंकर, विशाल, ज़्यादा प्रभावशीलता रखने वाला, ज़्यादा देशों में प्रसारित होने वाला शीत युद्ध था। आगे देखिए आप, इससे ढीली ढाली दो ध्रुवीय इस समय को ढीली ढाली द्विध्रुवीय व्यवस्था का नाम भी दिया गया है। इस कालखंड को या समय को ढीली ढाली द्विध्रुवीय व्यवस्था का नाम भी दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति को ढीली ढाली विदेश नीति के तौर पर देखा जाता है या जाना जाता है। तो जब इस तरह की व्यवस्था
अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही है, या इस नव शीत युद्ध के समय भी अमेरिका एक मजबूत राष्ट्र के रूप में लीडरशिप कर रहा है, तो इस लीडरशिप के कारण भी इसे द्विध्रुवीय ढीली ढाली व्यवस्था का नाम दिया गया। यानी कि ज़्यादा कट्टरता या कठोरता नहीं दी जा रही है, यानी अन्य राष्ट्रों का उद्भव हो रहा है। इसका मतलब जो विदेश नीति रही है अमेरिका की, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सहयोग समर्पण भी चल रहे हैं, विरोध प्रकृति भी आ रही है, तो यानी दोनों तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है अमेरिका अन्य राष्ट्रों के साथ। तो ये जो प्रकृति है, ये जो अंतर है दोनों युद्धों में, यह अंतर भी कई बार 150 शब्दों के प्रश्न में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो ये जो बात थी, हम उसके आगे चलते हैं। अब नवदिदांत या नव शीत युद्ध या शीत युद्ध की समाप्ति अवधि रही है 87 से 90 के बीच तक। आप समझ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावों को लेकर जो स्थिति का निर्माण हुआ, उस तनावपूर्ण स्थिति को अगर हम देखें तो 1971 से 1979 तक का कार्यकाल तो दिदांत का काल कहलाता है, यानी उसके बाद से। तो आप देखें उसके बाद या उसको छोड़कर ठीक है, 1917 से लेकर और 1991 तक संपूर्ण विश्व को जिस विचारधारा ने प्रभावित किया तथा साथ ही जो शीत युद्ध की सहायक रही, ऐसे गुट का समापन होता है इस अवधि के बाद। तो यानी सिर्फ इस अवधि को छोड़ दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावपूर्ण जो माहौल है उसमें कमी आ रही है। इसके अलावा जो बाकी शेष अवधि बच रही है वह अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, और उस तनावपूर्ण स्थिति को ही समाप्त करने के लिए या उसके समापन की ओर कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को ही नवदिदांत का नाम दे रहे हैं। और यह एक स्थायी रूप से शांति की व्यवस्था का नाम भी नवदिदांत है या शीत युद्ध की समाप्ति है। आप देखें इस दौरान कौन कौन सी मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं, उनकी बात करते हैं। उनमें सबसे प्रमुख जो बात है, अफगानिस्तान से साम्यवादी सेनाओं की वापसी, होना, ठीक है। ईरान इराक युद्ध की समाप्ति, ईरान इराक युद्ध की समाप्ति, ठीक है। नामीबिया को लेकर चार राष्ट्र समझौता, INF संधि अमेरिका और रूस को लेकर, या USSR, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम एक दो और हैं, जैसे कंबोडिया से सेनाओं की वापसी, रूस चीन का पुनर्मिलन, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, इसकी अवधि बताई मैंने आपको 87 से 90, 1987 से
ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण। ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिदांत जो था उसके बाद की जो अवस्था आई नव शीत युद्ध, उसमें समाप्ति हुई तनाव की और इसे नाम दिया गया नव दिदांत। आगे और देखिए आप फिलिस्तीन को मान्यता दी गई, फिलिस्तीन को मान्यता दी गई। दिल्ली घोषणा या दहली घोषणा पत्र या घोषणा, नाटो के द्वारा हथियारों में कटौती की घोषणा, नाटो के द्वारा हथियारों में कटौती की घोषणा। ये कुछ प्रमुख ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस तनावपूर्ण माहौल को शांतिपूर्ण माहौल में बदलने के लिए अत्यधिक जो प्रयास किए गए वो अपने आप में महत्वपूर्ण थे और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उनके द्वारा जो कार्य किया गया उन कार्यों ने भी साम्य न केवल शीत युद्ध की समाप्ति की बात की अपितु साम्यवादी जो गुट है उसे भी कमज़ोर करने या उसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसके अलावा जैसे बात करें विचारधारा को लेकर तो न केवल विचारधारा के आधार पर भी बल्कि अन्य कारणों के आधार पर भी हम विचारधारा का मतलब हो गया कि ये जो कट्टरता का विरोध था साम्यवाद और पूंजीवाद को लेकर वह विरोध भी कम हो रहा है। क्योंकि अभी मैं यहाँ लिख दूँ मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियाँ, तो मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति थे। रूस का मतलब यूएसएसआर के प्रतिनिधि थे मिखाइल गोर्बाचोव की नीति। अब ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे साम्यवादी गुट के विघटन में। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, 85 से ये कार्यरत है रूस की राजनीति में, तो 1985 से। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी नीतियाँ हमें वहाँ भी काम आएंगी, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ छोड़ रहा था। ये इतने सारे कारण हैं जिनकी वजह से जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि नव दिदांत आ रहा है। एक एक कर इनका अध्ययन करेंगे। आगे देखें आप, दस मिनट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ये कारण क्यों है इतने महत्वपूर्ण। ये कारण आज भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डाले हुए हैं। आज भी अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान को लेकर विद्रोह उत्पन्न हुआ था। उस तालिबान को हटाने के बाद एक बार फिर तालिबान को लेकर ही अमेरिका अफगानिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता कर रहा है, यानी कारण ये अभी भी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। दूसरा, ईरान को लेकर आज अमेरिका तनावपूर्ण स्थिति में, या अमेरिका और ईरान के संबंध तनावपूर्ण स्थिति में, वो आज स्थायी शांति में की ओर नहीं हैं, जो फिर एक बार से विश्व को तनावपूर्ण या शीत युद्ध की तरफ धकेल सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्रश्न आएगा कि वर्तमान संबंधों का निर्धारण करने में शीत युद्ध प्रभावी है या नहीं, या हम कह सकते हैं क्या कि वर्तमान में शीत युद्ध कार्य कर रहा है या नहीं, या पूर्णतः शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। तो जब ये विषय आएगा तब हमें ये देखने होंगे कि जो मैंने अभी विषय लिखा है, बिंदु लिखवाए, उन बिंदुओं में से आपके पास कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। नाटो आज भी कार्यरत है, नाटो की संख्या निरंतर बढ़ रही है, नाटो आज भी सैनिक गठबंधन है, नाटो आज भी सैनिक हस्तक्षेप के आधार पर अपने सदस्य राष्ट्रों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस में मिखाइल गोर्बाचोव की तरफ व्लादिमीर पुतिन आए हुए, जिनकी विचारधारा एक बार फिर रूस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनाना या महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए कार्यरत है। उनका फिर मानना है कि रूस को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच या प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बार बार ये जो कारण है इसमें से जो निकल के आ रहा है
नवदिदांत का नाम दिया उस वक्त क्योंकि इन कारणों में शिथिलता या इन बिंदुओं को लेकर तनाव कम हो रहा है, लेकिन आज यही समस्याएं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा परीक्षण कर रही है या हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो रही है। तो और INF जो संधि थी उसे रूस के द्वारा एक बार फिर नकार दिया गया है, यानी रूस एक बार फिर अपने मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ाने की ओर अग्रसर है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो नवदिदांत है ये स्थायी तौर पर उस समय तो था कारगर, उस समय तो हुई ये व्यवस्था। तो इन कारणों को आप देखें, एक बार फिर इनका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार याद करके या हमने एक बार जो लिख दिया वो फाइनल हो गया। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि निरंतर इनमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो आप वर्तमान समय में अपने आसपास उन प्रश्नों को देखें, उन विषयों को देखें जिनके आधार पर आप इनमें वर्तमान में क्या परिवर्तन आ रहे हैं इन संबंधों में, उन संबंधों का अध्ययन कर सकें। ताकि क्योंकि प्रश्न आता है कि 5th स्टेज का विश्लेषण कीजिए या 3rd स्टेज का या दिदांत का विश्लेषण कीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो विश्लेषण करने का मतलब ये नहीं है कि जो उस समय हुआ था वही, आज उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उस संदर्भ में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। तो इन कारणों को देखते हुए हम एक एक बिंदु का यहाँ अध्ययन नहीं कर पा रहे क्योंकि अफगानिस्तान का संकट हमारे पास फिर आएगा, अगला बिंदु नाटो हमारे पास फिर सैनिक गठबंधन को लेकर फिर आएगा, ठीक है। रूस की राजनीति को फिर पढ़ेंगे तो मिखाइल गोर्बाचोव, साम्यवाद के विघटन में फिर पढ़ेंगे हम उनको, मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियाँ रही हैं, साम्यवाद का जो विघटन हुआ है। जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा है उसका अध्ययन फिर करेंगे हम वहाँ, क्योंकि जर्मनी, पूर्वी जर्मनी USSR के नियंत्रण में था और पश्चिम जर्मनी पश्चिमी शक्तियों के नियंत्रण में। तो पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे वो सहमत हो रहे हैं दोनों राष्ट्र, तो वो साम्यवाद के विघटन में हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम देखें INF, मैंने आपको बताया अभी INF को फिर समाप्त हो गए दोनों राष्ट्रों के बीच संधि, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि तनाव बढ़ रहे हैं। तो ये हम परमाणु अप्रसार की नीति में एक बार फिर पढ़ेंगे। तो ये जो बिंदु मैंने आपको अभी लिखाए हैं वे ही बिंदु आपके फिर रिपीट होंगे अगले जो अलग अलग समय पर जो अलग अलग बिंदु हैं, तो हम इनकी चर्चा एक बार फिर करेंगे ताकि आपको ये बिंदु यही तैयार हो जाएं, ताकि जब जैसे मैंने बताया था कि वो जो टेक्निक्स हैं, तकनीक जो हमने पढ़ी थी अभी शीत युद्ध की, उन टेक्निक्स में से जब आप उनको अलग अलग क्लासिफाइड कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे उनका, तो आपको याद करना भी आसान हो जाता है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो INF है, अब वो सैनिक सहायता, सैनिक गठबंधन कह दो या सैनिक तकनीक पर कह दो, उसको हम वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। नाटो को भी हम सैनिक में रख सकते हैं। कूटनीति की बात करें तो ईरान इराक के मध्य जो मध्यस्थता की गई या अमेरिकी जो प्रयास किए जा रहे हैं, खाड़ी संकट जिसको कह रहे हैं, वह भी अरब इसराइल को लेकर, अभी फिलिस्तीन और इसराइल में और सऊदी अरब में अभी मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब में और इसराइल में अभी संधि हुई है एक इसी महीने में, जबकि ये मुस्लिम राष्ट्रों का प्रतिनिधि बनता है, मुस्लिम राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है सऊदी अरब। और मुस्लिम राष्ट्रों में जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के संबंध इससे अच्छे नहीं हैं और ये इसको सपोर्ट में है। अब इनका मुख्य सपोर्टर इसराइल से संधि कर रहा है, तो यानी ये फिर एक बार फिलिस्तीन का मुद्दा उठ सकता है, जो कि दिदांत काल के समय शांत हो रहे थे, मान्यता दी थी दोनों ने एक दूसरे, ठीक है ना। तो ये जो विषय है, इनको अगर आप एक साथ अभी पढ़ लेंगे तो आपके कई जगह ये काम आने वाले हैं, इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको एक बार हम देखेंगे एक 1 बाय 1 अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।